Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Mr. Mubashir Lukman channel. जनाब सबसे पहले बात करते हैं इसराइली हमलों की शाम पे। इसराइली वजीर आजम मिस्टर नेतन्याहू के कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि शाम को वो किसी तरीके से भी छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन यूएसए ने अगेन जंपिंग किया है और यूएसए की जानब से जो अमरीकी वजारत खारजा है उन्होंने कहा है कि शाम पे जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए। मजीद डेवलपमेंट क्या है मैं जानना चाहूंगी मिस्टर मुबशर लुकमान से। जी, अस्सलाम वालेकुम। बात वालेकुम पता है अस्सलाम। क्या बात यह है कि इज़राइल की जो एट्रोसिटीज़ हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है और उनका लेकिन क्लाउड भी बहुत है। आपको मैं बताता हूँ कि इवन बर्तानिया में वो लोग जिन्होंने इज़राइली गवर्नमेंट को कंडेम किया, वो अरेस्ट होना शुरू हो गए हैं। काफ़ी कुल 92 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। यही हाल हम अमेरिका में भी देख रहे हैं, यही हाल हम और जगहों पे भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक तरफ वो लोगों को कहते हैं तुम कुत्ते, और दूसरी तरफ कहते हैं कुत्ते का भौंकना भी मना है। तो वो जो है ना, हर तरह से उन्होंने गैग किया हुआ है। और सीरिया में जो हो रहा है, दैट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मास्टर प्लान ऑफ ग्रेटर इज़राइल। जो ग्रेटर इज़राइल का कॉन्सेप्ट है और जो मैप है, उसको पूरा करने के लिए आपको पता है सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर गोलान हाइट्स जो हैं, वो भी इज़राइल ने कब्जा कर लिया। वहां से जॉर्डन का पानी आता था सारा। अब जब उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो अब जॉर्डन इज़राइल से पानी खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ही मुल्क के हिस्से का। तो जी यही अब जहाँ जहाँ नेचुरल रिसोर्स है, स्पेशली वाटर, तो उसके पीछे इजराइल जा रहा है। और सच्ची बात है कि सीरिया में तो अभी उन्होंने ओवरथ्रो किया था आईसिस के साथ मिलके, वहां पे बशार अल असद की गवर्नमेंट को, और वो उनको भागना पड़ा था वहां से। मेरे ख्याल है रशिया भाग गए थे वो। तो अब उसके बाद तो इनको को बहाना नहीं है कि यहाँ पे हमारे मतलब की गवर्नमेंट नहीं है, उन्होंने अपने मतलब की सारी गवर्नमेंट बनाई है वो। लेकिन वो एक्सपेंशन प्लान जो है वो तो नहीं रुक सकता ना, तो उसके लिए बहाना बनाना पड़ेगा, घड़ना पड़ेगा। और नेतन्याहू जो है वो उसके ऊपर बहुत शदीद किस्म के इन हाउस प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इवन इसराइल के अंदर उसके ऊपर बहुत करप्शन की एलिगेशंस हैं, और वो उसके इलेक्शंस में धांधली की भी एलिगेशंस हैं जो पिछले हुए थे। तो मैंने बिल क्लिंटन का एक बयान सुना, जिसमें बिल क्लिंटन ने कहा कि नेतन्याहू तो कई साल से ईरान के ऊपर हमला करने की सोच रहा है, बिकॉज उसका ये ख्याल है कि इसकी वजह से इसका टेन्योर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमले जब वो करता रहता है, तो वो हर वक्त इसराइल के अंदर लोगों को ये बताता रहता है कि वी आर एट वॉर, वॉर खत्म होने दो, फिर ये तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो टू प्रोलॉन्ग हिज टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसकी ही इज इनटू अ नेवर एंडिंग वॉर। और ये अब दुनिया को समझ आ जाना चाहिए। सर, आपने जो बात की इट्स वेल सेड, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं कोई एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। अब ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली जो धमकियां जा रही है देख खुलेआम, जबकि दूसरी जानब सारे शहर जो है, सारे ममालिक जो है, बाकी शाम मैं बात कर लेती हूँ उर्दन की या तुर्क की या बाकी मुल्कों की, उन्होंने तो मजम्मत की है इन इसराइली हमलों की। और जो सवेदा में जिस तरह ये चल रहा है, वो तो कह रहे जंग बंदी होनी चाहिए लाजमी। देखें, इसमें बात यह है कि सिर्फ मजम्मत से तो कोई काम नहीं चलता ना बुशरा। आप देखें, कल जैस्मिन मंजूर के ऊपर परसों आपने देखा कि जिस तरह से हमला हुआ उनके ऊपर, उनकी हालत भी आपने देखी होगी, जो उन्होंने तस्वीरें अपनी शेयर की। तो आप सिर्फ कंडेम करने से तो कुछ नहीं होगा ना। ये करने वाले को जब तक सजा नहीं मिलेगी, और प्रॉपर कारी सजा नहीं मिलेगी कि जो इबरत का निशान बने दूसरों के लिए, तब तक आप और मैं कंडेम करते रहे, उसका क्या फायदा। सिर्फ ट्रू। कंडेमनेशन जो है ना, वो कोई काफी बात नहीं है। लेकिन टर्की का अपना ट्रेड चल रहा है इसराइल से। उनका ट्रेड इस साल यानी 40% ज्यादा हो गया। टर्की वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज इसराइल। उनके डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनसे, और पहले से हैं। टर्की ने तो नेतन्याहू को ही बुलाया था, और जॉइंट पार्लियामेंट सेशन एड्रेस भी करवाया था, एज अ ग्रेट लीडर, एज अ ग्रेट विजनरी लीडर, ये वो। तो फिर क्या, टर्की एक तरफ कंडेम कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपने ट्रेड बढ़ा रहा है। मुझे इस कंडेमनेशन का मतलब नहीं समझ आता ऑनेस्टली। ये बेहतर है ना ही कंडेम करें तो अच्छा है। आपके ख्याल में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ये मेरे होना ख्याल चाहिए? में ओनली एक्शन स्पीक, वर्ड्स और डोंट। ट्रू। वर्ड्स तो हम लोगों का काम है, आपका और हमारा काम है वर्ड्स देना। वर्ल्ड लीडर्स का काम नहीं है, उनका काम एक्शन करना।
ठीक बात कर रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेट्स सी। लेकिन जब यूएस की बात करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हर एक नए दिन वो अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल साथ लेकर जा रहे हैं, ही स्टिक टू इट, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने में ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन एज अ मीडिएटर। सेकेंडली फिर वो बात करते हैं, हम बात करते हैं गजा और इसराइल की, फिर हम बात करते हैं जो बाकी संवेदा की चले अगेन। तो आपको क्या लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी ये स्टेटमेंट बार बार देते हैं कि उन्होंने पीस मेकर का रोल निभाया, अब जहां पे बाकी सूरत इसराइल कंटिन्यू कर रहा है एज पर यू सेड, आप कोई ओपिनियन देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए और इससे अमेरिका में और मजीद क्या इफेक्ट होगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अमेरिकन पॉलिटिकल सोसाइटी में? देखिए, हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स होती हैं, अमेरिका की भी अपनी डायनामिक्स हैं और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, वो चाहते हैं कि पीस हो और उन्होंने कई दफ़ा दुनिया के काफ़ी मुल्कों में पीस कराने की कोशिश की है, इंडिया, पाकिस्तान में कराई है। इवन रशिया और यूक्रेन के ऊपर उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। अब देखिए 2 किस्म की चीज़ें हैं, या तो वो पीस के लिए कोशिश करते रहें, बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहें, फ्रंट एंड आके स्टेटमेंट्स देते रहें, या वो ऐलान जंग कर दें उस मुल्क पे। तो वो तो नहीं हो सकता ना कि बुश सीरिया पे या इज़राइल पे किसी एक पे इस वजह से ऐलान जंग तो नहीं हो सकता, कि भई तुम मेरे कहने पे पीस नहीं कर रहे हो। तो हैविंग सेड दैट, यही एक उनका उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उनका। एंड आई थिंक कि अगर ये पीस होता है सीरिया और इज़राइल के दरमियान, तो इसमें जो रोल होगा वो डोनाल्ड ट्रम्प का ही होगा, मुस्लिम कंट्रीज़ का नहीं होगा। सो लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट एंड लेट्स होप कि उनकी काविशें जो हैं जल्द रंग ले आएँ। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये बताइए, जब बात करते हैं साबिक वजीर आजम की अहलिया मिस बुशरा बीबी की, उनके जो बेटे हैं, ऑब्वियसली रिश्ता मिस्टर इमरान खान का उनका एज अ स्टेप सन ही बनता है मूसा मानिका के साथ, लेकिन उसने अपने घर पर मुलाजिम पर अ, गोलियां मार के उसको जख्मी किया और अब हिरासत में है। मजीद तफसीलात जो है वो भी आप शेयर कीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बताया जा रहा है कि मुलाजिम सुस्त रवि इख्तियार कर रहा था और उन्होंने इम्पेशेंटली उस पर गोलियां बरसा दी, जख्मी कर दिया, हो सकता है वो ऑन द स्पॉट मर जाता, वो तो बाई चांस जख्मी हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो दिखा रहे हैं वही सच है या पीछे कोई और हकीकत है? देखिए, ये मानिका ख़ानदान जो है ना, ये एक बेगैरत ख़ानदान है, मेरी नज़र में। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो उस वक़्त सोते होते थे जब एक गैर मर्द इनकी माँ के पास आता था और रहता था। इसका बाप भी सो रहा होता था, इनके नौकर देख रहे होते थे और वही विटनेस हैं, उन्होंने ही स्टेटमेंट्स दी हैं। और उस वक़्त भी इनके हाल जो था ना वो यही था कि अपनी माँ के ज़रिए ये बदमाशियाँ कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। हमने इनकी कारोबारी सरगर्मियों के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। आप देखें कि पाकपतन में डीपीओ, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम गोंदल था। उनको इसलिए वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था सर्विस से कि नाके के ऊपर पुलिस ने इसको सौतेले बेटे को रोका था और उसपे खान साहब बहुत गरम हो गए थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चे को रोकने की और ये वो। और इनका होल्ड तो रहा, इनको वही नशा जो इमरान की हुकूमत में ये कर रहे थे, वो अभी तक इनका नशा उतरा नहीं था क्योंकि इनको सबक नहीं मिला था। और जो घटिया आदमी होता है ना, उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि वो अपने से जो ताकतवर है, उसके आगे बिछ रहा होता है और अपने से जो कमज़ोर है, उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है और उसके ऊपर ज़ुल्म कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसके ऊपर कुछ और कहने की ज़रूरत है। बात ये है कि उसने ये किया है और उसको कारी से कारी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत और एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए जी, कि नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट ऑन। ऑब्वियसली इट्स नॉट फेयर एट ऑल, और इतना इम्पेशेंट एटीट्यूड, और मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे, बीइंग ऑनर, हुँ, और मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रीजनेबल एट ऑल। एनीवे सर, अलीमा खान की जब बात करते हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के जो बच्चे हैं, उनको हम कह सकते हैं कि उनकी काउंसलिंग कर रही है या उनको पुश कर रही है कि वो तहरीक चलाएं और तहरीक लेकर आए इमरान खान के हक में। लेकिन अगर देखा जाए, इसको कंपेयर किया जाए उनके अपने जैसे कह सकते हैं वो सगी फूफो बनती है
मिस जमाइमा खान के जो बेटे हैं, उनके साथ जिनका रिलेशन है, उनको तो वो नहीं कन्विंस करी, ना फोर्स करी कि वो पाकिस्तान आए। जबकि कभी ये भी तो नहीं बहुत करेगी, तगड़ा वो सपोर्ट है छोड़ उनकी। दें, वो तो अपने बच्चों को नहीं कर रही। अपने बच्चों को उसने कहाँ किया है, या उसके बच्चे आपको कब नज़र आए हैं किसी प्रोटेस्ट राइट, में? राइट। और आप सगी फुप्पो की बात कर रही हैं, तो सगा भांजा उसका जेल में है, अहसान नियाज़ी। उसके लिए तो उसने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बल्कि अहसान की माँ के साथ वो निकली होती है बाहर और सारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है, एहतजाज कर रही हो। देखें, ये एक ड्रामा और ढकोसला है। अगर वाक़ई ये मैं तो कहता हूँ आपको, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अल्लाह करे कासिम और सुलेमान आएँ पाकिस्तान, और कासिम और सुलेमान लीड करें एहतजाज को, और उनका पंजाब पुलिस से पाला पड़े। उनके भी बाल खींच के उनको प्रिज़न वैन में डाल के प्रिज़न में डाला जाए, जहाँ पे उनको मच्छर भी काटें और लोड शेडिंग भी हो, और उनको सिर्फ़ दलिया मिले और खिचड़ी जो कैदियों को मिलती है, वो वाली चीज़ें उनको मिलें। तो उनको कितने मज़े आएँगे, जो पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की यूथ 2013 से मज़े उठा रहे हैं, तो कासिम और सुलेमान भी वो मज़ों से क्यों महरूम रहे? लेकिन फैक्ट ये है कि वो तो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, यहूदियों के नवाले खा रहे हैं, यहूदियों की परवरिश में हैं। वो उनको उनको क्या परवाह, उनको क्या ज़रूरत है? ना वो अपने बाप से मिलने आई कभी इतने सालों में, ना कभी उनका बाप उनको मिलने गया। ये रिश्ते इनके जो हैं, ये दिखाने के लिए हैं, हमें बताने के लिए हैं। इन रिश्तों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, ये जो सेनेट इलेक्शंस हुए हैं केपीके में, इनका जो फैसला आया है, इस हवाले से भी कोई अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहें? देखें, मैंने सेनेट इलेक्शंस को ऑनेस्टली फॉलो नहीं किया केपीके में। मैं, आपको पता है, मुल्क से बाहर हूँ। हर स्टोरी को मैं फॉलो कर नहीं सकता, वरना बाहर आने का तुक ही नहीं है कि मैं बाहर आया हूँ और मैं सिर्फ पाकिस्तान में स्टोरियों को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आया क्यों? लेकिन ये है कि आई आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज़, आई हैव नो क्लू अबाउट द सेनेट इलेक्शंस। ठीक है सर, इसको हम नेक्स्ट में रखेंगे। लेकिन सर, जब बात करते हैं मिस हुमैरा अस्कर की, जो कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक रहा, हुँ। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मज़ीद तफ़सीलात आप क्या शेयर करना चाहेंगे? कुछ हमारे साथ भी हैं मौजूद, अब उनकी फैमिली ने आके कुछ बयानात दिए हैं, और जो-जो बातें थी सोशल मीडिया पे, जो टॉक्सिक किस्म के स्टेटमेंट्स पास किए जा रही थी, उनको उन्होंने स्नब किया है। एक शट अप कॉल दी है फैमिली ने फ्रंट पर आकर, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उसके भाई ने वही बातें की हैं जो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, जो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। नाउ ही इज़ सस्पेक्टिंग मर्डर। तो ये उसको पहले क्यों नहीं ख़्याल आया? और ये उसको पहले क्यों नहीं होश आया? कम से कम पुलिस में रिपोर्ट तो कर दे, अपने नाम से एफआईआर तो कर दे, अपने बाप के नाम से तो कर दे एक एफआईआर। ज़िमनी तो अपने नाम से करा दे कम से कम, और कराची जाके बैठे ज़रा 4 दिन, ताकि पुलिस से तफ्तीश हो सके और सब कुछ हो सके। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी उसका दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मालिक मकान को शामिल तफ्तीश करें। अब उन्होंने कहा है कि जी जो आखिरी उसने ड्रामा-श्रामा जिनके साथ किया है, उन एक्टर्स को शामिल तफ्तीश करें। तो सबको करें, तो मेरे ख़्याल में उसके भाई को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, जिसने उसको घर से निकाला था, जिसने उसको जायदाद के हक से महरूम किया था, जिसने अपनी भाभी को भी धक्के दे के निकाला था, और उसकी वीडियो भी सामने आ गई। हुँ। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, ये फैमिली जो है ना, बज़ाते खुद ये मुझे सही नहीं लग रहे। वो तो बच्ची के साथ हुआ जो हुआ, और मैं यानी दिल में, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन दिल में मैं कन्विंस्ड हूँ कि उस बच्ची का मर्डर हुआ है। वो बच्ची नेचुरल कॉज़ेज़ से नहीं गई है। अम, और मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल एलियनेशन है प प घर वालों की और पेरेंट्स की, ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टुवर्ड्स पुशिंग हर इंटू दैट मिज़री एंड मिज़रेबल लाइफ़। तो किसी साथी अदाकार को या किसी साथी वर्कर को या जानने वाले को उतना ब्लेम नहीं मैं कर सकता, जितना मैं उसके एक्चुअल घर वालों को करता हूँ, कि जो उनकी डिस्ट्रेस कॉल्स भी नहीं ले रहे थे। जब वो डिस्ट्रेस में कॉल्स कर रही थी, वो तब भी नहीं ले रहे थे। इनको क्या हक है? लेकिन बहरहाल तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर कत्ल है, तो फिर मुजरिमों को बेनकाब भी होना चाहिए और कैफ़रे किरदार भी पहुँचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर, बात करते हैं कपिल शर्मा की, जो कि बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं इंडिया के, इंटरनेशनली रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडिया को। उन पर हमला हुआ कनाडा में। ही वाज़ देयर विद हिज़ फैमिली। हमला उनके रेस्टोरेंट पर हुआ था, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो हमला उनके लिए उनके रेस्टोरेंट पर हुआ है, तो वो ये सुनकर ही वो पैनिक में चले गए और वो डिस्टर्ब हो गए, एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल। ही स्टेयड देयर फॉर अ नाइट, मे बी मोर देन दैट। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो
हमला हुआ कपिल शर्मा पर, अब वो जो पैनिक स्टेटमेंट है, जो उनके बयानात आ रहे हैं, व्हाट वुड यू से? पैनिक स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि उनके रेस्टोरेंट पे हमला हुआ है। ये बातें कहने की हैं कि जी उनके लिए हमला हुआ, वो तो ही वाज़ नॉट देयर, तो उनके लिए कैसे हमला हो सकता है? असल बात जो है पैनिक स्टेटमेंट इसलिए है कि पहले उनका ख़्याल था कि कोई रैंडम गैंगस्टर हैं जिन्होंने को भत्ता-वत्ता लेना था या हफ़्ता लेना था और उनको नहीं मिले और उन्होंने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर गवर्नमेंट जो थी वो ये कह रही थी कि जी खालिस्तान तहरीक वाले जो है ना ये हुँ, उन्होंने हुँ। किया है इनके ऊपर। अच्छा उनका तुक नहीं बनता था, उनको दे हैव नो रीज़न। कपिल शर्मा एक पंजाबी है एंड पंजाब से उनका ताल्लुक है। खालिस्तान के लोगों के ऊपर उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो देयर इज़ नो रीज़न कि वो उसके ऊपर दे वुड टेक ऑन हिम और पिक ऑन हिम। ये बेसिकली उसको अब रियलाइज़ हुआ है कि ये करवाया रॉ ने है और ये करवाया जो है वो जो रॉ का नया हेड आया है पुलिस से उसने करवाया है। ये पहले कनाडा में भी पोस्टेड था और वहाँ पे खालसा रहनुमाओं को इसने बहुत टारगेट किया और वो निज्जर के मर्डर में भी इसका हाथ था। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कपिल शर्मा के ऊपर जो सबसे बड़ी एलिगेशन है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जब हम कनाडा में अपने ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, जब वो कनाडा वाले इंडियंस को वीज़े नहीं दे रही हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो तुम उस मुल्क में पैसा क्यों लेके जा रहे हो? और तुम उस मुल्क में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो ये कपिल शर्मा को सज़ा जो है ये रॉ दे रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। अब जब उसको रियलाइज़ हुआ ये बात कि यार ये वाक़ई ये तो अब गवर्नमेंट मेरे पीछे है, तो वो उसको पैनिक अटैक हुआ है। वो उसको डिप्रेशन हुई है और उसी वजह से वो रात अस्पताल में रहा। उसको कहें जितनी जल्दी हो सकता है ना गिव हिम अ मैसेज कि आपकी तो नई मनीष साहब की उससे वाक़फ़ियत भी है। तो उसको कहें कि जल्दी से निकल जाओ तुम इंडिया से, सब कुछ छोड़-छाड़ के। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो क्योंकि मोदी सरकार अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है और मैं पहले बता रहा हूँ कपिल शर्मा अगर मारा जाता है, तो उसके पीछे मोदी होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक हो गया। सर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि पाकिस्तान का विज़िट उन्होंने करना है, उस कुछ खबरें गर्दिश करी थी, जिस पर एक स्टेटमेंट भी आई। लेकिन अभी कहा जा रहा है व्हाइट हाउस की जानिब से कि इनका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि मीटिंग्स हो पाकिस्तान में। लेकिन मेरे सामने जो कुछ तफ़सीलात मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि 18 सितंबर को हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि नहीं वो है, पाकिस्तान। 0। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बेकार की बातें हैं। कल पाकिस्तान के कुछ चैनल्स ने भी खबरें दी थी। मैंने उसी वक़्त एक न्यूज़ दी थी कि ये दिस इज़ फेक न्यूज़, दिस इज़ फ़ॉल्स न्यूज़। राइट। अ, और बागी ने भी उसको रिबटल दे दिया था। फिर मेरी बात हुई अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में और जो लोग प्लान्स बनाते हैं सारे, जिनको पता होता है, 1 2-2 साल पहले पता होता है कि कहाँ पे जाना है प्रेज़िडेंट ने, कहाँ पे नहीं जाना। तो वो जो डेट्स दी जा रही हैं, उन डेट्स पे उन्होंने इंग्लैंड होना है और किंग ऑफ इंग्लैंड जो है किंग चार्ल्स, उनके यानी आप पर्सनल इन्विटेशन पे वो यहाँ पे आ रहे हैं। आपके ख़्याल में वो कॉमनवेल्थ के हेड ऑफ स्टेट को या किंग को, मोनार्क को छोड़कर वो कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ जाएँगे, तो ये आपकी खामख़याली है। दैट्स नॉट हैपनिंग। और ट्रू, अमेरिकन ट्रू। प्रेज़िडेंट वग़ैरह जो है ना, वो अनअनाउंस्ड दौरा एक सूरत में कर सकते हैं कि अगर उनके ट्रुप्स वहाँ पे हों और वो अंडर फायर हों, तो उनका मोरल बूस्टिंग के लिए जैसे अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट्स जो हैं वो एकदम अनअनाउंस्ड दौरा किया या इराक के अंदर किया, जॉर्ज बुश ने किया, तो वो हो सकता है लेकिन जो डिप्लोमैटिक दौरे होते हैं, वो दे आर वेरी वेल थॉट आउट। देयर इज़ ओनली वन टाइमलाइन। इतना मैं जानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू कम टू पाकिस्तान और मेरे ख़्याल में उनकी जो टाइमलाइन बनती है एक छोटे से ट्रिप के लिए पाकिस्तान, वो नवंबर बनती है, जब क्वाड ग्रुप का इजलास हो रहा होगा न्यू दिल्ली में और वो जब न्यू दिल्ली आते हैं क्वाड ग्रुप को, तो फिर वो जाते हुए चंद घंटे के लिए पाकिस्तान में ज़रूर क़याम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझें कि वो अपना कोई बैनुल-अक़वामी दौरा छोड़कर पाकिस्तान आएँगे, नॉट पॉसिबल। स्टुपिडिटी है, इट्स जस्ट नॉट ऑन। ठीक। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, सुना है कि अगले हफ़्ते वो यूएस विज़िट कर रहे हैं। अहम विज़िट है उनका, टूर है। देखें एक बात क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस को कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है और स्पेशली पहलगाम, पोस्ट पहलगाम
اور وہ ویزیبل ہے ان کی ایکٹیویٹی. ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو لیکن یہ ویزیبل ہے. اور اس میں انہوں نے ورلڈ نیریٹو اور انٹرنیشنل اوپینین جو ہے اس کو بہت حد تک پاکستان کی حق میں چینج بھی کیا ہے, ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے, اور اس کو ڈائیورٹ بھی کیا ہے. بلکہ میں یو کے میں جب میں ملتا ہوں گوروں کو یا فارنرز کو, دیر از اے ڈفرنٹ سینس آف اپریسیشن فار پاکستان. وہ پاکستان کو بڑی سیریسلی لے رہے ہیں کہ پاکستان پہلے ہوتا تھا 6 مہینے پہلے, میں اب 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, when they thought Pakistan was an irrelevant country now. And, it was only a breeding ground for, uh, different kinds of elements. Lekin now, they have started to believe that Pakistan is a very responsible citizen and a responsible member of the globe. And they take Pakistan very, very seriously. And I think اس میں پاکستان کا جو فورن آفس ہے, they need to get credit for that. They have done remarkably well. میں ایون یو کے اندر جو پاکستان ہائی کمیشن ہے, ڈاکٹر فیصل وغیرہ اور ان کی پوری ٹیم, میں یہاں پہ میڈیا والوں کو ملا ہوں, آئی ٹی وی والوں کو, بی بی سی والوں کو, اوروں کو. They have huge respect and they have a lot of compliments for the Pakistan mission over here. جیسے کہ یہ بڑے اویلیبل ہیں, they are always there and they answer questions and they give information which is correct information and people don't have to wait for it. تو یہاں پہ بھی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. سو آئی وڈ سے کہ اسحاق ڈار جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, ان کو پلیز کرنے دیں. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ. زبردست. سر بیفور وی ریپ اپ دس سیشن, مانسون کی بات کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. پاکستان کے حالات اور جو پاکستان کا مینجمنٹ سسٹم ہے, واٹر مینجمنٹ سسٹم, وہ میرے خیال سے اٹس ناٹ ریلی اپ ٹو دا مارک. ہلاکتیں ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں. یہ زحمت بن کر ہی ایک مانسون سیزن ہے اس سال, ہم دیکھ سکتے ہیں, آئی وٹنس ہم سبھی ہیں اس کے. آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو کہ انہوں نے کیا جسٹس کیا ہے اپنے اس کام کے ساتھ جو کہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا؟ لیٹس بی فیئر اینڈ لیٹس بی آنےسٹ. میں ان کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں لیکن فیکٹ آف دا میٹر از اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. قدرتی آفت ہے. قدرتی آفت دنیا کے کسی بھی, دبئی میں آئی تھی تو دبئی ڈوب گیا تھا, سعودی عربیہ میں آئی تھی تو وہ ڈوب گیا تھا کئی دن, امریکہ میں آتی ہے سونامی آتی ہے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, پورے کے پورے شہر اڑ جاتے ہیں. ٹیکساس ڈوبا نہیں, وہاں پہ. بالکل یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے پولیٹیکل کنسنسس کی. اگر آج سے 20 سال پہلے کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو آپ کے لیے واٹر جو ہے نا اس کو ہولڈ کرنے کے بڑا آپ کے پاس ایریا آ جاتا. 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی آپ اس میں اسٹور کر سکتے تھے. اسی طرح اگر اور ڈیمز بن جاتے اور اس کے پاس سیاستیں نہ ہوتی کہ جناب نہیں یہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے تو یہ فلاں کا حق مارا جا رہا ہے. اب اتنا پانی آ رہا ہے اور جو 5 رین واٹر کینالز بن رہی تھیں ان میں رین واٹر کینال تھی جسے پیپلز پارٹی نے اتنا شور ڈالا تھا, اتنا سٹ بہت ڈاؤن بھی سارے. کیا تھا, سب کچھ کیا تھا. تو میرا مطلب ہے اب لے جائیں اس پانی کو جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پی لیں ذرا اس پانی کو. یہ باتیں کرنے کی اور بات ہے, سیاست کرنے کی اور بات ہے, لیکن عوام کے لیے کام کرنا, ڈیمز نہیں بن رہے, ریزروائرز نہیں بن رہے, اور پھر یہ ہے کہ پلانٹیشن ہماری نہیں ہو رہی بلکہ پلانٹیشن کو کاٹا جا رہا ہے ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کے, جعلی جعلی ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کے. تو پانی کو روکنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, جب اس میں حد سے زیادہ بارش ہوگی تو یہ اثر ہوگا. اب تک جو ٹریجک پارٹ ہے کہ 129 لوگ ان بارشوں میں مر چکے ہیں, اور یہ لاس آف لائف ہر فلڈ میں ہوتا ہے. انسانوں کا بھی ہوتا ہے, جانوروں کا بھی ہوتا ہے, گھر بھی گرتے ہیں, املاک بھی اڑتی ہے, کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہمیں امداد مانگنے میں لوگوں سے شرم نہیں آتی ہے, لیکن ہم ڈیم بنانے کے لیے ہماری خودداری جاگ جاتی ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھپڑ ہوتے ہیں جو منہ پہ پڑتے ہیں. درست, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. آئی ہوپ کہ یہ اس چیز کو سینسیبلی اور سیریسلی کنسیڈر کریں, اور جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال مانسون کا ایک سیزن ہے جو کہ آنا ہی آنا ہے, اور جتنا پانی اس وقت ضائع ہوا ہے اگر وہ ریسٹور ہو جاتا, اگر اس کو ہم پریزرو کر لیتے. اب واٹر وارمنگ ہو رہی ہے نا جی, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے دنیا میں, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو یہ تو انکریز کرے گی نا بھی چیز. گلیشیئر زیادہ میلٹ ہوں گے, سب کچھ ہوگا, تو آپ کو فارسٹیشن کرنی ہے, آپ کو ریزروائرز کریٹ کرنے ہیں. بالکل
There is no alternative to it. ट्रू, लेट्स सी कि जो आपने बात की है अपने सेशन में उस पर कितना सीरियसली कंसीडर करते हैं जब बात करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की पाकिस्तान में। वेल, इट्स अ रैप। फिर मुलाकात Thank होगी you. आपसे नजदीक के साथ। Inshallah. थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस Thank you. टाइम सर। थैंक यू गाइस, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज कीप ऑन गिविंग अस योर फीडबैक। बाय बाय।